हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगिन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th की हिंदी बुक वितान भाग 2 का चैप्टर नंबर 3 अतीत के दबे पांव। अतीत के दबे पांव चैप्टर का आज हम एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 करेंगे। यह ओम धानवी द्वारा रचित है। अतीत के दबे पांव ओम धानवी के विचित्र एक यात्रा वृत्तांत है। वे पाकिस्तान स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के दो महानगरों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेषों को देखकर अतीत के सभ्यता और संस्कृति की कल्पना करते हैं। अभी तक जितने भी पुरातात्विक प्रमाण मिले उनको देखकर साहित्यकार अपनी कल्पना को साकार करने की चेष्टा करते हैं। लेखक का मानना है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के दो सबसे पुराने और योजनाबद्ध तरीके से बसे शहर माने जाते हैं। वे मोहनजोदड़ो को ताम्रकाल का सबसे बड़ा शहर मानते हैं। लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र है और शायद अपने जमाने की राजधानी जैसा आज भी इस आदिम शहर की सड़कों और गलियों में सैर की जा सकती है। यह शहर अब भी वही है जहां कभी था। आज भी वहां के टूटे घरों की रसोइयों में गंध महसूस की जा सकती है। आज भी शहर के किसी सुनसान रास्ते पर खड़े होकर बैलगाड़ी की रुनझुन की आवाजें सुनी जा सकती है और खंडहर बने घरों की टूटी सीढ़ियां अब चाहे कहीं ना ले जाती हो, चाहे वे आकाश की ओर अधूरी रह गई हो, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर यह अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर चढ़ गए हैं। वहां चढ़कर आप इतिहास को नहीं बल्कि उससे कहीं आगे देख रहे हो। भाई मोहनजोदड़ो में सबसे ऊंचा चबूतरा बौद्ध स्तूप का है। अब यह केवल मात्र एक टीला बनकर रह गया है। इस चबूतरे पर बौद्ध भिक्षुकों के कमरे भी हैं। लेखक इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप मानते हैं। इसे देखकर रोमांचित होना स्वाभाविक है। यह स्तूप वाला चबूतरा शहर के एक खास हिस्से में स्थित है। इस हिस्से में को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। ये गढ़ कभी ना कभी राज सत्ता या धर्म सत्ता के केंद्र रहे होंगे, ऐसा भी माना जाता है। इन शहरों की खुदाई से यह स्पष्ट हो जाता है कि बाकी बड़ी इमारतें, सभी भवन, ज्ञानशाला, सभी अतीत की चीजें कही जा सकती है, परंतु यह गढ़ उस अद्वितीय वास्तुकला कौशल के बाकी बचे नमूने हैं। अब आगे हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें इस सभ्यता के बारे में और क्या पता चलता है। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष है। इस महाकुंड के उत्तर और पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत है जिसके अवशेष पाए गए हैं। इसके बीचों बीच खुला बड़ा दालान है। इस इमारत के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सा दालान है। 3 तरफ बरामदे हैं। उस दालान के तीनों तरफ बरामदे हैं। इनके साथ कभी छोटे छोटे कमरे रहे होंगे। भाई हमने अनुमान लगाया कि इन बरामदों के साथ कभी छोटे छोटे कमरे रहे होंगे। पुरातत्व के जानकार कहते हैं, भाई जिनको पुरातत्व के बारे में ज्ञान है, जानकारी है, वो बताते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं सटी हुई होती थी। भाई धार्मिक अनुष्ठानों के समय जो पुराने समय में ज्ञानशालाएं होती थी वो एक दूसरे के साथ सटी हुई होती थी।
उस नज़रिए से वह कॉलेज ऑफ प्रेस्टिज माना जा सकता है। भाई अगर हम उस नज़रिए से देखा जाए तो यह कॉलेज ऑफ प्रेस्टिज का नाम दिया जा सकता है। दक्षिण में एक और भग्न इमारत है। भाई दक्षिण में एक और भग्न इमारत है और इसमें 20 खंभों वाला बड़ा हॉल है। भाई दक्षिण में एक और इमारत है जिसके बीच में 20 बड़े खंभे हैं और एक बड़ा हॉल है। अनुमान है कि यह राज्य सचिवालय, सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा। भाई हम इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं कि यह उस समय में कोई राज्य सचिवालय, सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा। गढ़ की चार दीवारी लांघकर हम बस्तियों की तरफ बढ़े। भाई हम गढ़ की चार दीवारियों को लांघकर बस्तियों की तरफ बढ़े, आगे बढ़े। ये गढ़ के मुकाबले में छोटे टीलों पर बनी है। भाई ये गढ़ के मुकाबले में छोटे छोटे टीलों पर बनी हुई है। गढ़ तो बहुत बड़े उस पर फैला हुआ था, लेकिन यह बस्तियां छोटे छोटे टीलों पर बनी हुई है, इसलिए इन्हें नीचा नगर कहकर भी पुकारा जाता है। भाई ये छोटे छोटे टीलों पर बनी है तो इन्हें नीचा नगर कहकर पुकारा जाता है। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया है। जब हमने खुदाई शुरू की, खुदाई की प्रक्रिया शुरू हुई तो टीलों का आकार घट गया। कहीं कहीं वे फिर जमीन में जा मिले। भाई कहीं कहीं पर वो टीले जमीन में जाकर मिल गए और बस्ती के कुएं लगता है जैसे मीनारों की शक्ल में धरती छोड़कर बाहर निकल आए हैं। भाई जो बस्ती के अंदर कुएं थे वो ऐसा लगता है जैसे मीनारों की शक्ल ले ली है और धरती को छोड़कर बाहर निकल आए हैं। और पूर्व की बस्ती रईसों की बस्ती है। यहाँ पर पूर्व की जो बस्ती थी वो रईसों की बस्ती थी। हालांकि आज के युग में पूर्व की बस्तियां गरीबों की बस्ती मानी जाती है। भाई पूर्व दशा में जो आज के समय में बस्तियां होती हैं वो गरीबों की बस्तियां मानी जाती है। मोहनजोदड़ो के इसका उलट था। भाई मोहनजोदड़ो के समय में इसका उलट था। पूर्व में रईसों की बस्ती मानी जाती थी, यानी बड़े घर, चौड़ी सड़कें, ज्यादा कुएं। मोहनजोदड़ो के सभी खंडहरों को खुदाई कराने वाले पुरातत्ववेताओं का संक्षिप्त नाम दे दिया गया है। भाई उस समय सभी खंडहरों की खुदाई कराने वाले पुरातत्ववेताओं को संक्षिप्त नाम दे दिया, जैसे डीके हल्का, दीक्षित काशीनाथ की खुदाई। भाई जिसने वहां पर खुदाई की उन्हीं का ही वहां पर नाम दे दिया गया। भाई जिसने कुएं की खुदाई करी उसको कुएं पे उसका नाम दे दिया गया कि ये डीके हल्का ने खुदाई की है, दीक्षित काशीनाथ की खुदाई है। उनके नाम पर यहाँ 2 हल्के हैं। डीके क्षेत्र दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क फर्स्ट स्ट्रीट यहीं पर है। यह बहुत लंबी सड़क है, मानो कभी पूरे शहर को नापती हो। भाई यह सड़क बहुत लंबी है, जैसे ऐसे लगता है कि पूरे शहर के लिए एक ही सड़क बनाई हो। अब यह आधा मील बची है और यह घटकर अब आधा मील ही बची है। इसकी चौड़ाई 33 फुट है। भाई 33 फुट उसकी चौड़ाई थी। मोहनजोदड़ो से 3 तरह के वाहनों के साक्ष्य मिले हैं। भाई मोहनजोदड़ो के टाइम से 3 तरह के वाहनों के साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं। इनमें सबसे चौड़ी बैलगाड़ी रही है। भाई सबसे चौड़ी और सबसे पहले बैलगाड़ी रही है। इस सड़क पर 2 बैलगाड़ियां एक साथ आसानी से आ जा सकती है। भाई सड़क इतनी चौड़ी होती थी कि 2 बैलगाड़ियां इकट्ठे एक समय में आ जा सकती थी। यह सड़क वहां पहुंचती है जहां कभी बाजार था। भाई यहाँ की यह सड़क वहां पहुंचती है, लोगों को वहां पहुंचाती थी जहां कभी बाजार था। इस सड़क के दोनों ओर घर है। भाई सड़क के दोनों ओर घर है, लेकिन सड़क की ओर सारे घरों को की सिर्फ पीठ दिखाई देती है। भाई सड़क की ओर घर तो है लेकिन उनकी पीठ दिखाई देती है, यानी कोई घर सड़क पर नहीं खुलता। उनके दरवाजे अंदर गलियों में हैं। दिलचस्प संयोग है कि चंडीगढ़ में ठीक यह शैली 50 साल पहले काबुलिजे ने
इस्तेमाल की। भाई 50 साल पहले चंडीगढ़ में यह शैली इस्तेमाल की जा चुकी है। यह बहुत बड़ी संयोग की बात है। वहाँ भी कोई भी घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता। मुख्य सड़क पर किसी भी घर का द्वार नहीं खुलता था। आपको किसी के घर जाने के लिए मुख्य सड़क से पहले सेक्टर के भीतर दाखिल होना पड़ता है, फिर घर की गली में, फिर घर में। क्या काबुलजी ने यह सीख मोहनजोदड़ो से ली? क्या उसने यह सीख मोहनजोदड़ो से ली थी? कहते हैं कविता में से कविता निकलती है। कलाओं की तरह वस्तु कला में भी कोई प्रेरणा चेतन अवचेतन ऐसा ही सफर करती होगी। भाई जैसे कविता में से कविता निकलती है, वैसे ही कलाओं की तरह वस्तु कला भी में भी कोई प्रेरणा चेतन अवचेतन ऐसे ही सफर करती होगी। ढकी हुई नालियां मुख्य सड़क के दोनों तरफ समांतर दिखाई देती है। भाई जो नालियां थी वहां पर ढकी हुई थी और मुख्य सड़क के दोनों ओर समांतर दिखाई देती थी। भाई एक दूसरे के पैरेलल दिखाई देती थी। बस्ती के भीतर भी इनका यही रूप है। भाई चाहे बाहर सड़क पे हो चाहे अंदर बस्ती के, यही रूप उनका देखने को मिलता था। हर घर में एक स्नान घर है। घरों के भीतर से पानी या मैल की नालियां बाहर होदी तक आती हैं। वे घरों के भीतर से पानी या मैल की नालियां बाहर होद बना होता था उस तक आती थी, फिर नालियों के जाल से जुड़ जाती थी। भाई फिर यह नालियों के जाल से जुड़ जाती। कहीं कहीं वे खुली हैं पर ज्यादातर बंद हैं। स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो के बाशिंदों को सरोकार का यह बेहतर उदाहरण है। भाई स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो में यह बेहतर उदाहरण है। बस्ती के भीतर छोटी सड़कें हैं और उनसे छोटी गलियों भी। भाई बस्ती के भीतर तो सड़कें भी छोटी है और गलियां भी छोटी हैं। छोटी सड़कें 9 से 12 फुट तक चौड़ी है। इमारतों से पहले जो चीज दूर से ध्यान खींचती है वह है कुओं का प्रबंध। भाई इमारतों से पहले हमने जो चीज देखी जो हमारा ध्यान खींचती है वह था कुओं का प्रबंध। ये कुएं भी पकी हुई एक ही आकार की ईंटों से बने हैं। भाई कुएं भी पकी हुई ईंटों से बने हैं, एक ही आकार की ईंटें उसमें प्रयोग की गई है। इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार में पहली ज्ञात संस्कृति है। भाई सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो इतिहास में पहली ज्ञात संस्कृति है जिसको हम जानते हैं, जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंचती है। भाई जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंचती है, उनके मुताबिक केवल मोहनजोदड़ो में 700 के करीब कुएं थे। भाई उस समय में 700 के करीब कुएं थे। नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकासी। क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति कह सकते हैं? भाई वहां पर नदी, कुएं, कुंड, स्नान गृह और बेजोड़ पानी निकासी हुआ करती थी। क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति कह सकते हैं? भाई जल को इकट्ठा करने का, संस्कृति का वहां पर बहुत अच्छा साधन था, निकासी का बहुत अच्छा साधन था। बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हल्का डीकेजी कहलाता है। भाई बड़ी बस्ती में जो पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हल्का डीकेजी कहलाता है। इसके घरों की दीवारें ऊंची और मोटी है। मोटी दीवार का अर्थ यह लगाया जाता है कि उस पर दूसरी मंजिल भी रही होगी। वे जिस घरों की दीवारें मोटी होती थी और ऊंची होती थी, उसका मतलब ये होता था कि उस घर पर दूसरी मंजिल भी बनी होगी। कुछ दीवारों में छेद हैं जो संकेत देते हैं कि दूसरी मंजिल उठाने के लिए शायद यह क्षैतिरों की जगह हो। भाई यह दूसरी मंजिल उठाने के लिए यह जगह सही ना हो। सभी घर ईंट के हैं, एक ही आकार की ईंटें, 1:2:4, 1:2:4 के अनुपात की, सभी भट्टी में पकी हुई।
हड़प्पा से हटकर जहां पक्की और कच्ची ईंटों का मिला जुला निर्माण उजागर हुआ है, मोहनजोदड़ो में पत्थर का प्रयोग मामूली हुआ है। भाई मोहनजोदड़ो में तो पत्थर का प्रयोग मामूली सा ही हुआ है। कहीं कहीं नालियों की अनगढ़ पत्थरों से ढकी दिखाई दी है। बस मोहनजोदड़ो में तो कहीं कहीं नालियों की अनगढ़ पत्थरों से ढकी दिखाई दी है। हड़प्पा से हटकर तो हड़प्पा में तो पक्की और कच्ची ईंटों का मिला जुला निर्माण उजागर हुआ है। इन घरों में दिलचस्प बात यह है कि सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार बना है। भाई इन घरों की दिलचस्प बात सिर्फ यही है कि सामने के घरों में दीवार में केवल प्रवेश द्वार बना है, कोई खिड़की नहीं है। खिड़कियां शायद ऊपर की दीवार में रहती हो। भाई ऊपर की दीवारों में शायद खिड़कियां बनी हो, लेकिन सामने की दीवारों में तो प्रवेश द्वार बने हुए हैं, यानी दूसरी मंजिल पर खिड़कियां बनी हो। बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बड़े कमरे में खिड़कियां जरूर है। भाई जो बड़े बड़े घर हैं उनके भीतर जो आंगन बने हुए हैं और आंगन के चारों तरफ जो कमरे बने हैं उनमें खिड़कियां जरूर है। बड़े आंगन वाले घरों के बारे में समझा जाता है कि वहाँ कुछ उद्यम होता होगा। भाई जहाँ पर बड़ा आंगन है वहाँ पर यह समझा जाता है कि वहाँ पर कोई उद्यम धुला मस्ती होती होगी। कुम्हारी का काम या कोई धातु कर्म, भाई वहाँ पर कोई कुम्हारी का काम होता होगा या धातु कर्म होता होगा। हालांकि सभी घर खंडर हैं और दिखाई देने वाली चीज़ों से हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। भाई सभी खंडर है, यहाँ पर सब चीज़ें घर सब कुछ खंडर है। केवल जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही है हम उससे सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें होती होगी। घर छोटे भी हैं बड़े भी हैं। भाई यहाँ पर सभी तरह के घर है, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े भी हैं, लेकिन सब घर एक कतार में है। भाई सभी घर एक कतार में बने हुए हैं। ज़्यादातर घरों का आकार तकरीबन 30 गुना 30 फुट का होगा। भाई सभी घरों का जो आकार बना हुआ है 30 गुना 30 फुट का है। कुछ इसमें दुगने और तिगने आकार के भी हैं। इनकी वास्तु शैली कमोबेश एक सी प्रतीत होती है। भाई इनकी वास्तु शैली कमोबेश एक जैसी प्रतीत होती है। व्यवस्थित और नियोजित शहर में शायद इसका भी कोई कायदा नगरवासियों पर लागू हो। भाई व्यवस्थित और नियोजित शहर में इसका कोई कायदा नगरवासियों पर लागू हो। एक घर को मुखिया का घर कहा जाता है। इसमें 2 आंगन और करीब 20 कमरे हैं। भाई मुखिया का घर बड़ा होता था और उसको मुखिया का घर इसलिए कहते थे, 2 आंगन होते थे, करीब 20 कमरे हैं। DKBC हल्का आगे पूर्व में है। भाई DKBC हल्का आगे पूर्व में है। दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति इसी तरफ के एक घर से मिली थी। भाई याजक नरेश की मूर्ति एक ही घर से मिली थी। DKG की मुख्य सड़क पर दक्षिण की ओर बढ़े तो 1.5 फलांग की दूरी पर एक HR हल्का है। भाई वहां पर HR हल्का है। सड़क उसे 2 भागों में बांटती है। भाई 2 भागों में बांट देती है। ये हल्का हेरड हरगिज के नाम पर है। भाई ये जो हल्का ये चौराहा है ये हेरड हरगिज के नाम पर है, जिन्होंने 1924-25 में राखाल दास बनर्जी के बाद खुदाई करवाई थी। यहीं पर एक बड़े कमरे में कुछ कंकाल भी मिले हैं। भाई एक बड़े से कमरे में कंकाल भी मिले थे, जिन्हें लेकर कई तरह की कहानियां बनती रही। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी यही एक छोटे घर में की खुदाई में निकला था। भाई प्रसिद्ध नर्तकी था शिल्प भी यही छोटे घर के खुदाई में निकला था। इसके बारे में पुरातत्वविद मार्टिमर व्हीलर ने कहा था कि संसार में इसकी जोड़ की दूसरी चीज शायद ही होगी। यह मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। भाई जो वहाँ खुदाई के टाइम पर मूर्ति मिली थी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, और दूसरी चीज शायद ही होगी उसकी जोड़ की, और यह मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है।
यहीं पर एक बड़ा घर है जिसे उपासना केंद्र समझा जाता है। इसमें आमने सामने की दो चौड़ी सीढ़ियां ऊपर की ध्वस्त मंजिल की तरफ जाती है, नहीं ऊपर की टूटी फूटी मंजिल की तरफ जाती है। पश्चिम में गढ़ी के ठीक पीछे माधव स्वरूप वत्स के नाम पर वीएस हिस्सा है। भाई पश्चिम में गढ़ी के पीछे ठीक माधव स्वरूप वत्स के नाम पर वीएस हिस्सा है। यहाँ वे रंगरेज का कारखाना भी लोग चाव से देखते हैं। भाई यहाँ पर रंगरेज का कारखाना होता था, यानी रंगाई का कारखाना होता था, उसे भी लोग चाव से देखते हैं। जहाँ जमीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं। अनुमान है कि इसमें रंगाई के बर्तन, बड़े बर्तन रखे जाते थे। भाई ईंटों को गोल करके गड्ढे उभरे हुए हैं, उसमें रंगाई के लिए बर्तन रखे जाते होंगे और यहाँ पर रंगाई का कारखाना भी था। दो कतारों में 16 छोटे एक मंजिला मकान है। भाई दो कतारों में 16 मकान है जो एक मंजिला छोटे मकान है। एक कतार मुख्य सड़क पर है, दूसरी पीछे की छोटी सड़क की तरफ है। सब में दो दो कमरे हैं। स्नान घर यहाँ भी सब घरों में है। बाहर बस्ती में कुएं सामूहिक प्रकार के लिए हैं। ये कर्मचारियों और कामगारों के घर रहे होंगे। भाई रंगाई का कारखाना था तो यहाँ पर काम करने वाले लोगों, कर्मचारियों और कामगारों के घर, यहाँ पर कमरे बनाए गए होंगे। उनके पीछे छोटी सड़क पर उनके दो दो कमरों वाले स्नान घर के साथ यहाँ पर घर बनाए गए होंगे। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर लगता है कि जैसे सब कुछ चौकोर या आयताकार हो। भाई कुएं तो गोल नजर आते थे, लेकिन और बाकी सब कुछ चौकोर और आयताकार ही नजर आते थे। नगर की योजना, बस्तियां, घर, कुंड, बड़ी इमारतें, ठप्पेदार मोहरे, चौपड़ के खेल, गोटियां, तोलने के बाट आदि सब चौकोर या आयताकार ही नजर आते थे। केवल कुएं ही गोल नजर आते थे। छोटे घरों में छोटे कमरे समझ में आते हैं, पर बड़े घरों में छोटे कमरे देखकर अचरज होता है। भाई हमें ने जो छोटे घरों में छोटे कमरे देखे वो तो समझ आ गए, लेकिन बड़े घरों में छोटे छोटे कमरों को देखकर हमें बहुत हैरानी हुई। इसका एक अर्थ तो यह लगाया गया कि शहर की आबादी काफ़ी रही होगी। दूसरी तरफ यह विचार सामने आया कि बड़े घरों में निचली यानी भूतल मंजिल में नौकर चाकर रहते होंगे। भाई हमने यह अनुमान लगाया या तो शहर की आबादी ज़्यादा होगी या फिर जो भूतल पे निचली पहली मंजिल होती है वहाँ पर नौकर चाकर रहते होंगे, उनके लिए छोटे छोटे कमरे बनाए गए होंगे। ऐसा अनुमान अमेरिकी नृतत्व शास्त्री गैगरी पोर्सेल का मानना है। भाई अमेरिका के जो शास्त्री हैं उनका यह मानना है कि यहाँ भूतल पर नौकर चाकर रहते होंगे। बड़े घरों के आंगन में चौड़ी सीढ़ियाँ हैं। भाई जो बड़े बड़े घर हैं वहाँ पर चौड़ी सीढ़ियाँ हैं उनके आंगन में। कुछ घरों में ऊपर की मंजिल के निशान हैं पर सीढ़ियाँ नहीं हैं। भाई कुछ बड़े घरों में तो ऊपर की मंजिल के निशान हैं पर वहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं हैं। मंजिल में ज़्यादा खिड़कियाँ, झरोखे और साज सज्जा रही हो। भाई शायद यहाँ लकड़ी की सीढ़ियाँ रही हो। वहाँ पर सीढ़ियों के निशान नहीं है, इसलिए कि शायद लकड़ी की सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता हो जो कालांतर में नष्ट हो गई हैं, जो आज के समय में नष्ट हो गई है। संभव है ऊपर की मंजिल में ज़्यादा खिड़कियाँ, झरोखे और साज सज्जा रही हो। भाई ऊपर की मंजिल में सिर्फ खिड़कियाँ, झरोखे और साज सज्जे का सामान रहा हो। लकड़ी का इस्तेमाल भी बहुत संभव है, पूरे घर में होता हो। कुछ घरों में बाहर की तरफ सीढ़ियों के संकेत हैं। भाई कुछ घरों में तो बाहर की तरफ लकड़ी की सीढ़ियों के संकेत हैं। यहाँ शायद ऊपर और नीचे अलग अलग परिवार रहते होंगे। भाई जहाँ पर सीढ़ियों के संकेत हैं वहाँ पर अलग अलग परिवार ऊपर और नीचे रहते होंगे। छोटे घरों की बस्ती में छोटी सकरी सीढ़ियाँ हैं और उसके पायदान भी ऊंचे हैं।
ऐसा जगह की तंगी की वजह से होता होगा। भाई इस तरह का सब कुछ जगह की तंगी की वजह से होता होगा। गौर किया गया कि मोहनजोदड़ो में किसी भी घर में खिड़कियों या दरवाजों पर छज्जे नहीं बने हुए, उसके कोई भी चिन्ह नहीं मिले। गर्म इलाकों के घरों में छाया के लिए यह आम पर प्रावधान होता है। भाई गर्म जो इलाके थे वहाँ पे घरों में छाया के लिए यह आम प्रावधान होता है कि क्या उस वक्त यहाँ इतनी कड़ी धूप नहीं पड़ती होगी। भाई इस समय वहाँ पर क्या कड़ी धूप नहीं पड़ती होगी। मुझे मोहनजोदड़ो की जानी मानी मोहरों के पशु याद हो आए। भाई मुझे उस समय के मोहनजोदड़ो के जाने माने मोहरों के पशुओं की याद आ गई। शेर, हाथी, गैंडा इस मरुभूमि में हो ही नहीं सकते। भाई इस भूमि में शेर, हाथी, गैंडा तो हो ही नहीं सकते। क्या उस वक्त यहाँ जंगल भी थे? क्या इस समय जब मोहनजोदड़ो के समय में, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में, क्या यहाँ पर जंगल भी थे? यह तथ्य स्थापित हो चुका है कि यहाँ अच्छी खेती होती थी। पूरा तत्वी शिरीन रत्नाकर का मानना है, भाई पूरा तत्व जो शिरीन रत्नाकर है उनका मानना है कि सिंधुवासी कुओं से सिंचाई कर लेते थे। दूसरे मोहनजोदड़ो की किसी खुदाई में नहर होने का प्रमाण नहीं मिले हैं। भाई यहाँ पर कहीं पर भी नहर के होने का प्रमाण नहीं मिला है, यानी बारिश उस काल में काफ़ी होती होगी। भाई उस समय में बारिश बहुत ज़्यादा होती थी। क्या बारिश घटने और कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूतल जल भी पहुँच से दूर चला गया? क्या बारिश घटती हुई और कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल होने से भूतल का जल बहुत दूर चला गया है? क्या पानी के अभाव में यह इलाका उजड़ा और उसके साथ सिंधु घाटी की समृद्ध सभ्यता भी? क्या पानी के अभाव के कारण यह इलाका उजड़ गया और उसी के साथ ही सिंधु घाटी की समृद्ध सभ्यता भी उजड़ गई? मोहनजोदड़ो में उस रोज हवा बहुत तेज बह रही थी। भाई मोहनजोदड़ो में जिस दिन यहाँ पर घाटी की जो इलाका उजड़ा, जब यह इलाका उजड़ा उस दिन बहुत तेज हवा बह रही थी। किसी बस्ती के टूटे फूटे घर में दरवाजे या खिड़की के सामने से हम गुजरते तो साए साए की ध्वनि में हवा की लय साफ पकड़ में आती थी। भाई जब हम वहाँ पर खड़े थे तो वहाँ पर उस रोज हवा बहुत तेज चल रही थी और टूटे फूटे घरों के दरवाजे और खिड़कियों की आवाज़ ऐसे साए साए कर रही थी कि हवा की लय साफ पकड़ में आ रही थी। और वैसे ही जैसे सड़क पर किसी वाहन से गुजरते हुए किनारों की पटरी के अंतरालों में रह रहकर हवा के लयबंद थपेड़े सुनाई पड़ते हैं। भाई जैसे हवा के थपेड़े सड़कों के किनारों पे से गुजरते हुए सुनाई पड़ते हैं, वैसे हमें सुनाई दे रहे थे। सुने घरों में हवा की लय ज़्यादा गूंजती है। भाई सुनसान घर जगह पर हवा की आवाज़ ज़्यादा गूंजती है। इतनी ही कानों को अंधियारा भी सुनाई दे। भाई इतनी आवाज़ गूंजती है कि कानों को अंधियारा भी सुनाई दे जाए। यहाँ एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए आपको किसी घर से बाहर नहीं जाना पड़ता। भाई एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पर आखिर सब खंडर है। भाई सब कुछ खंडर हो चुका है, खंडर ही खंडर, टूटी फूटी दीवारें, टूटे घर पड़े हैं, सब कुछ खुला है। अब कोई घर जुदा नहीं है। भाई कोई भी घर एक दूसरे से जुदा नहीं है। एक घर दूसरे में खुलता है, दूसरा तीसरे में, जैसे पूरी बस्ती एक बड़ा घर हो। भाई ऐसे लगता है कि पूरी ही बस्ती एक बड़ा घर हो, लेकिन घर एक नक्शा ही नहीं होता। हर घर का एक संस्कार में आकार होता है। घर एक नक्शा नहीं होता, बल्कि हर घर एक संस्कार में आकार होता है। भले ही वह 5,000 साल पुराना घर क्यों ना हो, इसमें कमोबेश हर कोई पाँव आहिस्ता उठाते हुए एक घर से दूसरे घर में बेहद धीमी गति से दाखिल होता था। भाई यहाँ पर लोग एक घर से दूसरे घर में बहुत धीमी गति से
पाँव को आहिस्ता आहिस्ता उठाकर दबे पाँव से दाखिल होता था, मानो मन में अतीत को निहारने की जिज्ञासा ही ना हो। भाई मानो अतीत को निहारने की कोई जिज्ञासा ना हो। किसी अजनबी घर में अनधिकार चहल कदमी का अपराध बोध भी हो, जैसे किसी पराये घर में पिछवाड़े से चोरी छुपे घुस आए। सब जानते हैं यहाँ अब कोई बसने नहीं आएगा। भाई सबको पता है यहाँ पर अब कोई बसने नहीं आएगा। लेकिन यह मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक अभियान की ही खूबी थी। भाई यह मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक अभियान की ही खूबी थी कि मिट्टी में इंच दर इंच कंधी कर इस कदर शहर उसकी गलियों घरों को ढूंढा और सहजा गया है। यह एहसास हर वक्त आपके सामने रहता है। कल कोई यहाँ बसता था, जरूर यह आपकी सभ्यता परंपरा है। भाई यहाँ पर कल जरूर कोई बसता होगा, कोई अपना, यह आपकी सभ्यता की परंपरा है, मगर घर आपका नहीं है। भाई यहाँ आपका जरूर कोई बसता होगा, पर यह घर आपका नहीं है। अनचाहे मुझे मोहनजोदड़ो की गलियों और घरों में राजस्थान का ख्याल ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। भाई मुझे मोहनजोदड़ो की गली में राजस्थान का ख्याल ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। महज इसलिए नहीं कि राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और सिंध गुजरात की दृश्यावली एक सी है। भाई सिंध गुजरात की दृश्यावली और पश्चिमी राजस्थान की दृश्यावली एक जैसी है। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ से वहाँ जोड़ जाती है। भाई कुछ चीज़ें यहाँ की मुझे वहाँ से जोड़ देती है। जैसे हजारों साल पुराने यहाँ के खेत, जो यहाँ पर हजारों साल पुराने खेत हैं, वैसे ही मुझे पश्चिमी राजस्थान में दिखाई देते हैं बाजरे के, ज्वार के खेत। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए मुझे कुलधरा की याद आई। यह जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थरों के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है। उस खूबसूरती में हर दम एक नमी व्याप्त है। भाई उस खूबसूरती में हर समय एक नमी व्याप्त होती थी। गांव में घर है पर लोग नहीं है। भाई इस गांव में घर तो है पर लोग नहीं है। कोई 150 साल पहले राजा से तकरार कर पर स्वाभिमानी गांव का हर बाशिंदा रातों रात अपना घर छोड़ चला गया। भाई 150 साल पहले किसी राजा से तकरार के कारण स्वाभिमानी गांव के लोग रातों रात अपना घर छोड़कर चले गए। दरवाजे असवाब पीछे लोग उठा ले गए और घर खंडर हो गए और ढह गए। भाई सब कुछ वहाँ के लोग उठाकर ले गए, लेकिन वहाँ घर जो थे खंडर हो गए और ढहने लगे। घरों की दीवारें, प्रवेश और खिड़कियाँ ऐसे ही हैं। भाई घरों के प्रवेश द्वार, खिड़कियाँ और सब कुछ ऐसे ही हैं जैसे कल की बात हो। लोग निकल गए, वक्त वहीं रह गया। खंडहरों ने उसे थाम लिया। भाई लोग तो वहाँ से निकल गए, लेकिन वक्त वहीं रह गया और खंडर जो बन गए थे वो वहीं थम कर रह गया। जैसे सुबह लोग घरों से निकले हों और शायद शाम ढले लौट आने के वाले हों। इस तरह लग रहा था जैसे आज सुबह ही लोग वहाँ से निकले हैं और शाम ढलने पर लौट आएंगे। राजस्थान ही नहीं, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी कुएं, कुंड, गली कूचे, कच्ची पक्की ईंटों के कई घर भी आज वैसे मिलते हैं जैसे हजारों साल पहले हुए। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक विशुद्ध प्रबंध छपवाया था। भाई जॉन मार्शल ने जो है मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक प्रबंध छपवाया था। उनमें खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्र के साथ सिंध की पिछली सदी में बरती जा रही उस तरह की बैलगाड़ी का भी एक चित्र प्रकाशित है। भाई वहाँ पर मिट्टी की बैलगाड़ी और उस समय में प्रयोग में लाई जा रही बैलगाड़ी का चित्र भी प्रकाशित है। तस्वीर से उन्होंने एक संतत परंपरा का इजहार किया। हालांकि कमानी या आरे वाले पहिए का आविष्कार बहुत पहले हो चुका था, जब मैं छोटा था। हमारे गांव में भी लकड़ी वाले ठोस पहिए
बैलगाड़ी में जुड़ते थे। दुल्हन पहली दफा इसी बैलगाड़ी में ससुराल जाती थी। भाई हमारे समय में ठोस पहिए वाली बैलगाड़ी में होती थी और दुल्हन पहली दफा उसी बैलगाड़ी में ससुराल जाती थी। बाद में हमारे यहाँ भी बैलगाड़ी में आरे वाले पहिए जुड़ने लगे। अब तो उसमें जीप के उतारू पहिए लगते हैं। भाई अब तो बैलगाड़ियों में जीप के उतारे गए पहिए लगते हैं। हवाई जहाज के उतारे हुए पहिए बाजार में आने के बाद ऊंट गाड़े यानी गाड़ी नहीं का भी आविष्कार हो गया है। रेगिस्तान के जहाज से हवा के जहाज का ऐतिहासिक गठजोड़ है। हालांकि कहना मुश्किल है कि दुल्हन की सवारी के रूप में बैलगाड़ी या ऊंट गाड़े का अब वहाँ कभी इस्तेमाल होता होगा। भाई वहाँ क्या अब इस्तेमाल होता होगा? हमारे मेजबान ने ध्यान दिलाया कि मोहनजोदड़ो के अजायब घर देखना। भाई हमारे मेजबान ने वहाँ का अजायब घर देखना भी हमें ध्यान दिलाया। अभी बाकी है। खंडहरों से निकलकर हम उस साबुत इमारत में आ गए। भाई जो साबुत थी इमारत उसके अंदर आ गए, लेकिन प्रदर्शित सामान आपको खंडहरों से निकल आने का एहसास होने नहीं देता। अजायब घर छोटा ही था है, जैसे किसी कस्बाई स्कूल की इमारत हो। भाई वो कस्बाई स्कूल की इमारत की तरह ही अजायब घर लग रहा था। अहम चीज़ें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में हैं। जो इस अजायब घर की अहम चीज़ें थी वो कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में हैं। यूँ अकेले मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ों की एक संख्या 25,000 से ज़्यादा है। मगर जो मुट्ठी भर चीज़ें यहाँ प्रदर्शित है पहुंची हुई सिद्ध सभ्यता की झलक दिखाने को काफ़ी है। भाई यहाँ पर जो मुट्ठी भर चीज़ें रह गई हैं वो सिंधु सभ्यता की झलक दिखाने के लिए काफ़ी है। काला पड़ गया गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरे, वाघ, चाक पर बने विशाल मृद भांड, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियां, दिए, माप तोल पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, दो पाटन वाली चक्की, कंधी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों वाले हार और पत्थर के औजार, ये सब चीज़ें हमें सिंधु सभ्यता की ओर ध्यान दिलाती हैं। अजायब घर में तैनात अली नवाज बताता है कि कुछ सोने के गहने भी यहाँ हुआ करते थे जो चोरी हो गए। भाई वो हमें बताते हैं कि यहाँ पर कुछ सोने के गहने भी थे जो अब चोरी हो गए। एक खास बात यहाँ की कोई भी महसूस करेगा, अजायब घर में प्रदर्शित चीज़ों में औजार तो है पर हथियार कोई नहीं है। भाई यहाँ पर जो भी प्रदर्शित चीज़ें हैं उनमें औजार है, हथियार नहीं है। मोहनजोदड़ो क्या हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूची सिंधु सभ्यता में हथियार उस तरह कहीं नहीं मिले हैं। भाई हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक कहीं पर भी सिंधु सभ्यता में हथियार नहीं मिले हैं जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं। इस बात को लेकर विद्वान सिंधु सभ्यता में शासन या सामाजिक प्रबंध के तौर तरीके को समझने की कोशिश कर रहे हैं। भाई जो सिंधु सभ्यता में शासन और सामाजिक प्रबंधन के तौर तरीके को आज के विद्वान समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ अनुशासन जरूर था पर ताकत के बल पर नहीं। वे मानते हैं कि कोई सैन्य सत्ता शायद यहाँ नहीं रही होगी। भाई यहाँ पर कोई सैन्य की सत्ता नहीं थी, ताकत के बल पर नहीं होता था अनुशासन, मगर कोई अनुशासन जरूर था जो नगर योजना, वास्तुशिल्प, मुहर, ठप्पो, पानी या साफ सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्थाएं आदि में एक रूपता तक को कायम रखे हुए था। पर कुछ ऐसा अनुशासन जरूर था जो इन सब चीज़ों को कायम रखे हुआ था। दूसरी बात जो सांस्कृतिक धरातल पर सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरी सभ्यताओं से अलग ला खड़ा करती है वह है प्रभुत्व या दिखावे के तेवर को नदारत होना। भाई दूसरी सभ्यताओं से भी उन्हें अलग कर खड़ा करती थी, वो थी प्रभुत्व। दूसरी जगहों पर राजतंत्र या धर्म तंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, भाई दूसरी जगहों पर जो राजतंत्र और धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन होता था
वो सभी महल, उपासना स्थल, मूर्तियाँ और पिरामिड आदि मिलते हैं। वे दूसरी जगहों पर तो ये सब चीज़ें मिलती है, लेकिन मोहनजोदड़ो में, सिंधु सभ्यता में ये सब चीज़ें नहीं मिलती। हड़प्पा संस्कृति में ना भव्य राजप्रद मिले और ना मंदिर, ना राजाओं महंतों की समाधियाँ। यहाँ की मूर्ति शिल्प छोटे हैं और औजार भी, भाई वहाँ पे मूर्ति शिल्प और औजार सब छोटे हैं। मोहनजोदड़ो के नरेश के सिर पर जो मुकुट है, शायद उससे छोटे सिरपेच की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भाई किसी सिरपेच की कल्पना नहीं की जा सकती। तो और उन लोगों की नावें बनावट में मिस्र की नावों जैसी होते हुए भी आकार में छोटी रही। भाई उन लोगों की नावें भी छोटे आकार की थी, वहाँ पे औजारों का प्रयोग ही नहीं होता था, उनके औजार भी छोटे होते थे। आज के मुहावरे में कह सकते हैं कि वह लो प्रोफाइल सभ्यता थी, लघुता में भी महत्ता अनुभव करने वाली संस्कृति थी। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं था, उसे साधनों और व्यवस्थाओं को देखते हुए सबसे समृद्ध भी माना गया है। भाई जो मोहनजोदड़ो शहर था वो सिंधु सभ्यता का शहर नहीं था, बल्कि साधनों और व्यवस्थाओं का को देखते हुए समृद्ध शहर माना गया है। फिर भी इसकी संपन्नता की बात कम हुई है, तो शायद इसलिए कि संपन्नता की बात कम क्यों हुई है, क्योंकि उसमें भव्यता का आडंबर नहीं है। दूसरी वजह यह भी है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पिछली सदी में ही उद्घाटित हो सके। उनकी अनबुझी लिपि अभी भी सारे रहस्य अपने में छिपाई हुई है। भाई जो उनकी लिपि है वो सारे रहस्य अपने अंदर छिपाए हुए हैं। सिंधु घाटी के लोगों में कला और सुरुचि का महत्व ज़्यादा है। भाई सिंधु घाटी के लोग जो हैं उनमें कला और सुरुचि का महत्व सबसे ज़्यादा है। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियाँ, मृद भांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति, पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित मोहरे, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियाँ, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता की तकनीक सिद्ध से ज़्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है। भाई यहाँ पर बताया है कि सिंधु घाटी के लोगों में कला और सुरुचि का महत्व ज़्यादा था। वास्तुकला और नगर योजना की ही नहीं, धातु और पत्थरों की मृत्यु जो मूर्तियाँ होती थी उनके ऊपर हर एक तरह के चित्र अंकित होते थे। वहाँ पर लिपि से लिखा होता था, वहाँ की लिपि रूप सिंधु सभ्यता के तकनीकी सिद्ध होते थे, कला सिद्ध जाहिर करता था। और एक पुरातत्ववेता के मुताबिक सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध होती थी, जो राज पोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित था। भाई जो राज पोषित और धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित था, शायद इसलिए आकार की भव्यता की जगह उसमें कला की भव्यता दिखाई देती है। भाई वहाँ पर आकार की भव्यता की जगह कला की भव्यता दिखाई देती थी। अजायब घर में रखी चीज़ों में कुछ सुइयाँ भी थी। भाई वहाँ पर कुछ सुइयाँ भी दिखाई देती थी अजायब घर की चीज़ों में। खुदाई में तांबे और कांसे की तो बहुत सारी सुइयाँ मिली थी। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयाँ मिली थी, जिनमें एक 2 इंच लंबी थी। समझा गया कि यह बारीक काशीदेकारी में काम आती होगी, यानी कपड़ों पर फूल चित्र अंकित करने के लिए काम आती होगी। याद करें, नर्तकी के अलावा मोहनजोदड़ो के नाम से प्रसिद्ध जो दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति है, उसके बदन पर आकर्षक गुलकारी वाला दुशाला था। भाई गुलकारी यानी कशीदेकारी से बना हुआ, कपड़ों कढ़ाई से बना हुआ दोशाला। आज छापे वाला कपड़ा अजरक सिंध की खास पहचान बन गया है। भाई आज छापे वाला कपड़ा जो है वो सिंध की खास पहचान है, पर कपड़ों पर छपाई का आविष्कार बहुत बाद में का है। पर छपाई का आविष्कार तो बहुत बाद में हुआ। खुदाई में सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे के सुएं भी मिले। जानकर मानते हैं, भाई जानकर यह मानते हैं उन सब में कि
इनसे शायद दरियां बुनी जाती थी। हालांकि दरी का कोई नमूना या साक्ष्य हासिल नहीं हुआ। भाई जानकर अपना अनुमान लगाते हैं कि इनसे दरियां बुनी जाती होगी, पर यहाँ दरियों का कोई नमूना हासिल नहीं हुआ है। वह शायद कभी हासिल ना हो और कभी शायद हासिल भी ना हो, क्योंकि मोहनजोदड़ो में अब खुदाई बंद कर दी गई है। केवल 1/3 हिस्से पर ही खुदाई हुई है, बाकी अब खुदाई बंद कर दी गई है। सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है। मौजूदा खंडरों को बचाकर रखना ही अब अपने आप में बड़ा चुनौती है। भाई जो खंडर बचे हुए हैं उन्हें बचाकर रखना ही अपने आप में एक चुनौती बन गई है। तो इस तरह हमने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा और समझा। हमने मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय मिले अवशेषों से हमने जाना कि हड़प्पा संस्कृति और सिंधु सभ्यता में हमें किस तरह हमारी सभ्यता कि किस तरह पाकिस्तान से सिंधु घाटी सभ्यता के 2 महानगरों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेषों को देखकर अतीत के सभ्यता और संस्कृति की कल्पना करते हैं। अभी तक जितने भी पुरातात्विक प्रमाण मिले उनको देखकर साहित्यकार अपनी कल्पना को साकार करने की चेष्टा करते हैं। भाई यहाँ पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के 2 सबसे पुराने और योजनाबद्ध तरीके से बसे हुए शहर माने जाते हैं। मोहनजोदड़ो की ताम्रकाल के सबसे बड़ा शहर माना गया है और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र है और शायद अपने जमाने की राजधानी जैसा आज भी इस आदिम शहर की सड़कों और गलियों की सैर की जा सकती है। यह शहर अब भी वही है जहाँ कभी था। आज भी वहाँ के टूटे घरों में से और टूटी हुई इमारतों से रास्तों से आवाज आती है। तो हमने इस प्रकार अपने चैप्टर को समाप्त किया। अब आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स लेके आएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यू सभी कुछ लेके आएंगे। आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ें और समझें ताकि जब हम क्वेश्चन आंसर्स करें हमें किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद।